अब देखो आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे अजयराज और अर्णोराज, क्योंकि पृथ्वीराज प्रथम के बाद जो शासक बना है वो कौन बना है? अजयराज। और इसका शासन काल 1105 से लेकर 1133 तक इनका शासन काल रहा। सबसे विशेष बात ये है यहाँ पे कि अजयराज ने 1113 ईस्वी को अजय मेरु दुर्ग की स्थापना कर अजमेर की स्थापना की। अजय मेरु दुर्ग की क्या की? स्थापना। अब अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किसने की है? अजयराज ने। और अजयराज ने अजमेर को क्या बना दी? राजधानी। अब अजमेर यहाँ पे राजधानी बन जाती है। अजयराज से ही अजमेर के चौहान शाखा की शुरुआत होती है, यानी अजमेर के चौहान कहाँ से शुरू होंगे? अजयराज से। इससे पहले थे सांबर या फिर शाकंभरी के, सांबर या शाकंभरी के चौहान। अब जो अपन बात करेंगे आज वो है अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में पहला आ जाता है अजयराज। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की और अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किया और अजमेर को राजधानी बनाया। अब बात आती कि अजयराज ने जो ये अजय मेरु दुर्ग बनवाया, इसके उपनाम क्या क्या पड़े? उपनाम में एक तो ये गढ़पीठली पहाड़ी पे था। गढ़पीठली पे पहाड़ी पे होने के कारण इसका नाम रख दिया गया गढ़पीठली। एक तो बीठली पहाड़ी पे था और दूसरी बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि एक बीठल दास नाम से एक सामंत था। बीठल दास नामक एक सामंत की याद में इसका नाम गढ़पीठली रख दिया गया। दूसरी बात, अगर अरावली का अरमान क्यों कहा गया? अरावली के बीचों बीच बना है। अरावली के बीचों बीच बने होने के कारण इसे क्या कहा गया? अरावली का अरमान। और राजस्थान के केंद्र में था, राजस्थान के केंद्र में, इसीलिए राजस्थान का हृदय। अब उस समय अजमेर को जीत लेना मतलब राजस्थान पर अधिकार हो जाना। अजमेर जीत लें क्योंकि अजमेर राजधानी है। अब अजमेर जीत लिया गया तो मान लो कि अजमेर जीता गया तो राजपूताने के लगभग एरिया पे अधिकार हो गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? राजपूताने की कुंजी। एक अपने गुहिल वंश में या सिसोदिया वंश में जो रायमल का बेटा पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उसकी शादी हुई थी तारावती से, जो शोडादेव की बेटी है और टोडा गांव से रहने वाली थी। टोडा की राजकुमारी तारावती। तारावती की याद में इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़ रखा गया। तारागढ़ नाम किसने रखा है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका नाम तारागढ़ रखा। अब तारागढ़ किसके नाम पे रखा है? तारावती। परंतु ये बात याद रखिए कि राजस्थान में तारागढ़ के नाम से दो दुर्ग है, वो बूंदी में भी। अगर हमें पूछा जाए कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ है तो ऑप्शन में या तो अजमेर या फिर बूंदी। पर अगर ऑप्शन में अजमेर बूंदी दोनों हो और आपको कह रहा कि तारागढ़ दुर्ग निम्न में से स्थित है, तो आप बूंदी पहले करेंगे, क्योंकि तारागढ़ नाम से जो दुर्ग बना है वो तो बूंदी में है। इसका तो नाम बदला गया है तारागढ़। और तारागढ़ किसके नाम पे है? तारावती के नाम पे। किसने रखा है? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है बिशप एबर ने। इसने इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है, पूर्व का जिब्राल्टर। इसी अजय मेरु दुर्ग के अंदर मीरन शाह की दरगाह बनी है। कहते हैं कि 1292 ईस्वी के समथिंग, 1292 ईस्वी के समथिंग मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, जिसका मूल नाम क्या था? मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, इस दुर्ग की रक्षा करते हुए तो प्राणसर कर देते हैं। तो वहीं पे इसी अजमेर दुर्ग के अंदर मीरन शाह की दरगाह बने। और कहते हैं कि मीरन शाह के पास एक घोड़ा था। मीरन शाह के पास एक घोड़ा था, वो घोड़ा भी इस युद्ध में मारा गया। तो इस घोड़े की भी यहाँ पे अजय मेरु दुर्ग में मजार बनी है। घोड़े की मजार अजय मेरु दुर्ग के अंदर बनी है। और ये राजस्थान में नहीं, उत्तरी भारत के अंदर पहली घोड़े की मजार है। यानी उत्तरी भारत में घोड़े की मजार है, वो किसकी है? कहाँ है? सॉरी, मीरन शाह का घोड़ा है और उसकी मजार कहाँ है? अजय मेरु दुर्ग में। मीरन शाह की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इसका मूल नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था। अब इस दुर्ग के अंदर विशेष बात आती है, एक रूठी रानी की छतरी। अब ये रूठी रानी उमादेव है, मालदेव से रूट कर आती है। और मालदेव आपको पता है कि बारमली को लेके आया था, रूट कर चली गई। कौन चली गई थी रूट करें? उमादेव, जो लूणकरण की बेटी है, भटियाणी रानी है, जैसलमेर की रहने
वाली है। कहाँ से रहने वाली है? जैसलमेर। बटियानी बाटी वंश से थी, बटियानी कहलाई। किसकी बेटी थी? लूणकरण की। अब उमादे जो है, उमादे यहाँ पे आजीवन कहाँ बिताया उन्होंने? उमादे अपना आजीवन तारागढ़ में बिताया, यानी जीवन भर कहाँ रही? तारागढ़ रही। और यहीं पर जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो मालदेव की मृत्यु के बाद ये मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हुई? सती। और वहीं पर इसकी अजमेर में क्या बना दी गई? छतरी। इसे ही कहते हैं रूठी रानी की छतरी या उमादे की छतरी। अब बात करें पृथ्वीराज स्मारक। ये पृथ्वीराज स्मारक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक है। नाना जी का जालरा, स्थानीय भाषा में अपन कुआ कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुआ। एक नाना जी का जालरा है। तारागढ़ आपको मैंने बताया कि दो हैं, एक तो बूंदी में है और एक है अजमेर में। एक चश्माए नूर यहाँ पे एक प्राकृतिक झरना है। कहते हैं कि चश्माए नूर एक इसी अजयमेरु दुर्ग के पास एक प्राकृतिक झरना है। उस प्राकृतिक झरने का पुनर्निर्माण करवाया, उसमें कुछ निर्माण कार्य करवा दिया जहांगीर ने, और जहांगीर ने अपने ही नाम पर उसका नाम क्या रख दिया? चश्माए नूर। अब आपके दिमाग में आ रहा जहांगीर का मूल नाम तो जहांगीर है? नहीं, जहांगीर का मूल नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, और वहीं से इसने क्या लिया है? नूर। क्योंकि जहांगीर ने नूर जहां का नाम भी अपने नाम पे रखा था, क्योंकि इसका मूल नाम तो क्या था? नूर, मेरुनिसा। कर्नल जेम्स टोड इस दुर्ग के बारे में कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण अजय राज ने नहीं, अजय पाल ने करवाया। पर हम बात करें 1113 मतलब 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं नहीं साहब, इससे पहले ये बन चुका था। 7वीं शताब्दी में कोई अजय पाल नाम से कोई राजा आया, उसने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, उसी के नाम पर इसका अजयमेरु दुर्ग नाम रखा गया होगा। ये कर्नल जेम्स टोड का मत है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में अजय पाल ने बनवाया, जबकि हम कह रहे हैं कि अजयमेरु दुर्ग का निर्माण है अजय राज ने करवाया। अब चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक जो है, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय। चौहान साम्राज्य का संस्थापक, चौहान साम्राज्य का संस्थापक अजय राज। और चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है विग्रहराज चतुर। मैंने 3 बातें बोली है कि चौहान वंश का प्रथम प्रतापी या प्रारंभिक शासक, शक्तिशाली प्रारंभिक शासक है वो है विग्रहराज सेकंड। और चौहान वंश में सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो विग्रहराज चतुर्थ है। पृथ्वीराज चौहान मत करिएगा, गलती से भी पृथ्वीराज चौहान पे अंकित मत कर दें, क्योंकि विग्रहराज चतुर। अगर ये कह दे कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, आदि पुरुष कौन है, जनक कौन है, तो आपका उत्तर होगा वासुदेव। पर चौहान साम्राज्य का संस्थापक या चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता किसको कहते हैं? अजयराज को। ये बात गोपीनाथ शर्मा ने माने। किसने? गोपीनाथ शर्मा। अब गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कौन है? अजयराज। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो एक तुर्किस्तान से आया था तुर्क। अजयराज के काल में एक तुर्किस्तान से एक तुर्क आया जिसका नाम था सबउद्दीन। अब कहते हैं कि सबउद्दीन को यहाँ पे बुरी तरह हराया और भगा दिया। इसके बाद एक उसमें मालवा आपको पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा मध्य प्रदेश पर आक्रमण करता है। मालवा के शासक पर आक्रमण करता है, उसका नाम था नरवर्मन अपने एक सेनापति को भेजता है युद्ध में, जिसका नाम था सुलान। क्या नाम था? सुलान। अब सुलान को युद्ध में भेजता है, पर नरवर्मन की सेना के अन्य जो सहयोगी राजा था वो एक तो चोचिंग था, एक सिंधुल था और एक यशोराज। इन तीनों की यहाँ पे इस युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु। परंतु सुहान इस युद्ध में पकड़ा गया। सुहान को पकड़ करके घोड़े की पीठ पर बांध करके अजमेर ले आया अजयराज, और अजमेर में यहाँ पे जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद इसको छोड़ दिया जाता है। एक आता है गुर्जर मातंग। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चौहान वंश में गुर्जर मातंगों को हराने वाला कौन था? अब गुर्जर मातंग क्या होते हैं? यानी अरब गजनी से जो आक्रमणकारी आए हैं, जो हाथियों पर सवार होकर आते थे। गजनी से जो आक्रमणकारी हाथियों पर सवार होकर आते थे, जो गाजी कहलाए थे,
क्योंकि गजनी से आए लोगों को क्या कहेंगे? गाजी। अफगान से आने वाले को अफगानी, तुर्किस्तान से आने वाले को तुर्क कहेंगे। ऐसे ही नाम पड़े होंगे। जैसे आप मान लो जयपुर से हो तो जयपुरी, हरियाणा से हो तो हरियाणवी, राजस्थान से हो राजस्थानी, गुजरात से हो गुजराती, है ना, ऐसे बोले जाते हैं। तो गुर्जर मार्तंग मतलब उस समय गजनी से कुछ लोग हाथियों पे सवार होकर गाजी आए। अब गाजियों को अजय राज ने वहीं पे मारवाड़ में रोक दिया था, यानी उनको हराया मारवाड़ में, मारवाड़ तक ही रोक दिया था। तब ये बात लिखी जाती है कि गुर्जर मार्तंगों को किसने हराया है, यानी गजनी से आए गाजियों को हराकर वापिस किसने निकाला यहां से, वो थे अजय राज। तो प्रश्न पूछता है कि किस चौहान शासक ने गुर्जर मार्तंगों को हराया, तो उत्तर होगा अजय राज, अजय राज। एक बार की बात है, जैन धर्म में दो शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर वाली और एक है दिगंबर वाली। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वाले वो जो नारा लगाते हैं कि जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, कहने का मतलब वस्त्र नहीं पहनेंगे, वही वाले जो वस्त्र धारण नहीं करते। अब दो ऋषि, एक श्वेतांबर मानने वाला और एक है दिगंबर को मानने वाला, दो ऋषियों के बीच आपसी मतभेद हो गया। वो कहते हैं कि शास्त्रों में हम बड़े, शास्त्रार्थ ज्ञान हम ज्यादा रखते हैं, इधर दिगंबर वाले कहते हैं हम ज्यादा रखते हैं। तो अजय राज ने कहा कि दोनों मत लड़ो, आप फिर दोनों लड़ो ना, ठारो मैं थे न्यू करो, दोनों मेरे सामने बैठो और दोनों बैठोगा, धर्मशास्त्रार्थ करोगा, फैसलो मैं करूंगा। तो कहते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच धर्म साक्षात्कार हुआ, उसके अंदर अजय राज ने मध्यस्थता की। इस बात से ये पुष्टि होती कि अजय राज भी शास्त्रों का ज्ञान रखता था। भाई बिना शास्त्रों का ज्ञान करने वाला न रखने वाला क्या मध्यस्थता कर सकता है? क्या पता चलेगा कि दिगंबर जीते या श्वेतांबर जीते? तो दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच जो धर्म साक्षात्कार हुआ था, धर्म के बीच जो आपसी मतभेद को लेकर जो धर्म साक्षात्कार में प्रश्नोत्तर हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज ने। अब बात है कि किन दो ऋषियों के बीच ये बात होती है, धर्म साक्षात्कार शास्त्रार्थ होता है। अब धर्म साक्षात्कार होता है, एक तो जीनदत्त सूरी और एक है धर्म घोषे सूरी, जीनदत्त सूरी और धर्म घोषे सूरी। इसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो अजय राज ने पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर अजमेर में बना है, कहाँ बना है? अजमेर में। अजमेर के पार्श्वनाथ जी के मंदिर के अंदर श्रवण कलश चढ़ाया, सोने का घड़ा चढ़ाया, श्रवण कलश। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, देखेगा, कहते हैं कि अजय राज ने उस समय चांदी और तांबे के सिक्के चलाने के लिए टकसाल की स्थापना की। तो अजमेर के अंदर किस चौहान शासक ने टकसाल की स्थापना की? अजय राज ने। अब अजय राज ने सोने चांदी के सिक्के डालने के लिए जो टकसाल बनाया वो कहाँ बनाया? अजमेर में। या फिर ये पूछ ले कि अजय राज ने किस धातु के सिक्के चलाए? तो चांदी और तांबा के। अब चांदी और तांबे के जो सिक्के चलाए उसके ऊपर खुद का नाम भी लिखवाया। खुद का नाम तो लिखवाया अजयपुरी दुर्ग, और अपनी रानी सोमलवती या सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाता है, और कुछ सिक्कों पे लक्ष्मी नाम भी मिला है। इसका मतलब यह है कि वहां पे नारी का सम्मान होता था और नारी को लक्ष्मी का रूप दिया गया, तो इसलिए नाम भी क्या मिला है? लक्ष्मी। क्या मिला है? लक्ष्मी। परंतु किसी रानी का जो नाम मिला है वो है सोमलेखा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूताने की पहली रानी जिसके नाम से चांदी और तांबे की मुद्राएं मिली हैं वो है सोमलेखा या सोमलवती। सोमलेखा या सोमलवती। इसके बाद कहते हैं कि 1130 में इनका बेटा अर्णोराज जवान हो गया था। जवान हो गया, छोरे ने बुलाया, बेटा उड़ा, बोला पापा या तू राजपाट चला, मेरी तो देखिए मत को नहीं है, मैं थोड़ा सा भी घुमा वानी करूँगा, सन्यासी जीवन व्यतीत करूँगा। और बेटो चावा यूथ जिया कोई टाबर को आजकल ब्याह करते, ब्याह करने की बात करे, टाबर नहीं करे, छोरा तेरे ब्याह उड़ो कर दिया कर ना पापा, इब्बे तो मैं रिट की तैयारी कर रही हूँ, और भीतर जाके हम लोग कमरे में हाथ से मतलब तेरी बात तो होगी है ना। तो अजय राज तो खुश था, अजय राज का बेटा अर्णोराज तो इस बात से खुश था कि पापा जीवते जी के दीदी अपन राज। तो 1130 में अपने पुत्र अर्णोराज को राजपाट सौंप देता है, और राजपाट सौंप करके खुद पुष्कर की पहाड़ियों में चला जाता है। वहां पे रहता 3 साल, 3 साल तक वहां पे जीवन व्यतीत करता है, और 33 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु।
तो अजय राज ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? पुष्कर की पहाड़ियां या अजय राज की पहाड़ियां? अजय राज की पहाड़ियां, अजय राज रहे तो अजय राज की पहाड़ियां। और कहते हैं कि 1133 में इनकी मृत्यु हो गई। अब 1133 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका बेटा विधिवत इनका राज तिलक हो गया। और राज तिलक हुआ किसका? अन्ना जी। अन्ना जी जिसका बचपन का नाम था, और राजा बना अर्णोराज के नाम से। किस नाम से? अर्णोराज। अब 1133 में राजा अर्णोराज बन जाता है। कौन बना? अर्णोराज। अर्णोराज के दो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम है धर्मगोसूरी है और एक का नाम है देवगोसूरी। आपको याद ये रखना है कि राजधानी तो अजमेर रहेगी, क्योंकि बाबे की राजधानी भी क्या है? अजमेर। तो बेटे की राजधानी भी क्या रहेगी? अजमेर। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि दरबारी विद्वान कौन थे भाई? मोटे मोटे जो आपको फैक्ट याद होने चाहिए। राजधानी अजमेर जहां से शुरू होती है वो अजय राज से। अब अजय राज के बाद अंतिम पृथ्वीराज चौहान तक, पृथ्वीराज चौहान तक राजधानी क्या रहेगी? अजमेर। राजधानी अजमेर। बाद में वो रणथंभौर शाखा अजमेर से एक अलग निकलेगी, गोविंद राज अलग से एक शाखा का निर्माण करेंगे। तो दरबारी विद्वान है धर्मगोसे सूरी और देवबोधे शूरी। 1134 की बात है। 1134 में गुजरात का एक शासक था जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के साथ इसकी नहीं बनती थी, अनबन थी वे, अनबनती थी दोनों के बीच। अजय राज और नहीं, अर्णोराज और जयसिंह सिद्धराज की अनबन, और इस अनबन का परिणाम था एक युद्ध। कहते हैं 1134 के समथिंग अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण में जयसिंह सिद्धराज हार गए। और राजपूताने में एक परंपरा थी कि जो राजा हारेगा वो अपनी बेटी देगा, अगर बेटी नहीं है तो बहन देगा, है कि नहीं, शादी करेगा। तो कहते हैं कि 1134 में जयसिंह सिद्धराज को हराता है और वादे के मुताबिक उनसे उनकी बेटी कांचन देव से विवाह कर लेता है। कांचन देव से क्या हुआ? विवाह हुआ। काफी दिन बीत गए, अर्णोराज अपना राजपाट चला रहा है, और जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देव से दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत कर रहा है, पर खुश नहीं था। जैसे ही अर्णोराज के बाद जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु हो जाती है। अब जयसिंह सिद्धराज के मूल संतान नहीं थी, जयसिंह सिद्धराज के कोई मूल बेटा नहीं था, लड़कियां थी। तो इसके भाई का बेटा था एक चाहड़, जिसका नाम था चाहड़, और जयसिंह सिद्धराज ने गोद ले रखा था कुमारपाल को। किसको? कुमारपाल को। अब उधर से कुमारपाल राजा बनना चाह रहे और उधर से चाहड़ राजा बन रहा। अब उस समय जियोफोन से कॉल किया होगा चाड़ ने कि फूफाश्री थे, आओ दिखा, है ना, माना यो राजपाट दिलाओ। तो कहते हैं कि चाड़ का साथ देने अर्णोराज आ जाता है, कुमारपाल के विरुद्ध में चाहड़ के साथ देने अर्णोराज आ जाता है। अर्णोराज ने चाड़ का साथ दिया और कुमारपाल को हरा दिया। अब कुमारपाल से संधि हुई। अब संधि होगी तो आपको पता है कि युद्ध में हारा है, और संधि में क्या देनी पड़ेगी? या तो बेटी या फिर बहन। तो कुमारपाल ने अपनी बहन देवल का विवाह कर दिया अर्णोराज के साथ। अब अर्णोराज युद्ध में कितनी ले आया? 2। एक ले आया कंचन और एक ले आया देवल। ठीक है। अब कहते हैं कि देवल जुआन थी, तो एक दिन टाइम पास कर रहे थे, दोनों चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़ समझ रहे हो? चौपड़ खेल रहे हैं दोनों के दोनों, और देवल कुछ में चौपड़ में हार जाती। अब चौपड़ में आ रही है तो अर्णोराज कहेगा थार तो हार ही लिखी है, और हार का परिणाम थे 2 बेटी हो। कितने? 2। आलू गाई ने बात नाराज गलत लग गई भाई, कोई न्यू कहते हम हार का परिणाम मतलब ब्याह के लिए न्यू, तो कौन कहेगा मैं ब्याह के लिए आयो? थारो तो परिणाम के हार की वजह से थे बेटी हो, ये थान 2 यहाँ ले आए बैठे हूँ मैं। एक तो पहली तो कांचन ने लेके और एक तन देवल ने, तू 2 ले आए हूँ थारे। देवल ने यह बात बुरी लगी। देवल आपका भाई का गई कुमारपाल का ढंडे कितने उड़े, रोना की मत को वह को ऊपर हाथ सिर दर दर के भैया तू मेरो माँ जायो भाई है, तो तू कहीं भी करके अर्णोराज ने हरा, और अर्णोराज ने नीचो दिखा, और अर्णोराज आ रहा है वो तो वादा के मुताबिक उनकी छोरी लेके आया। तू कुमारपाल सोची बात तो बड़ी सियाणी का अपरली बाण। तो कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया। अब कुमारपाल पे आक्रमण किया, कुमारपाल ने अर्णोराज पे आक्रमण किया, अर्णोराज युद्ध में हार गया। वादे के मुताबिक बोला 2 दी थी, 1 तो दे, आपको 2 दी हैं तो बदले में 1 तो दे। तो अर्णोराज ने अपनी पुत्री जालहना का विवाह किससे कर दिया? कुमारपाल से। किससे किया? कुमारपाल से।
ये वही कुमारपाल है जो कभी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। चालुक्य शासक कुमारपाल जो मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और मेवाड़ के अंदर एक मंदिर बना हुआ था, भोज जुगती त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो 1155 के समथिंग मुंज के एक सेनापति था, प्रशासक, जिसका नाम था भोज, भोज ने बनवाया था। उसका नाम भोज जुगती पड़ा। कहते हैं कि उस भोज जुगती का त्रिभुवन नारायण का नाम बदल करके जो चित्तौड़ में है, कुमारपाल ने उसका नाम समिधेश्वर मंदिर कर दिया था। क्या कर दिया था? समिधेश्वर मंदिर कर दिया। ये बात कुमारपाल से, कुमारपाल का एक स्थापत्य कला में बड़ा अच्छा योगदान है यहाँ पे। इसके बाद जो बात यहाँ पे आती है, ये बात सारी हो गई जो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि कुमारपाल चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और त्रिभुवन नारायण मंदिर यानी उसका नाम बदलकर क्या कर देता है? समिधेश्वर मंदिर कर देता है। अब ये त्रिभुवन नारायण मंदिर जो चित्तौड़ में है, इसको भोज जुगती क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया। क्योंकि इस मेवाड़ का एक शासक था शक्ति सिंह, उसके काल में एक मालवा का परमारवंशी शासक था जिसका नाम मुंज था। अब मुंज वहाँ पे आक्रमण करता है, और मुंज वहाँ पे आक्रमण करने के बाद उधर वहाँ का प्रशासक भोज को नियुक्त कर देता है। भोज वहाँ पे एक मंदिर बनवाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका नाम भोज जुगती रखा जाता है। इस कुमारपाल ने इस मंदिर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? समिधेश्वर मंदिर। कई बार आगे चल के जब मुक्कल राजा बना था मेवाड़ का, तो मुक्कल ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मुक्कल का मंदिर, मुक्कल का मंदिर। और परमारवंशी राजा भोज ने इसका निर्माण करवाई, ये बात अपन कर चुके हैं। इसके बाद देखो, अब बात आना सागर झील की करेंगे। किसकी? आना सागर झील की। कहते हैं कि 1135 ईस्वी के समथिंग, 1135 ईस्वी के समथिंग तुर्किस्तान से एक बहलीम नामक, किस नाम से? बहलीम नामक एक तुर्क है, इस राजपूताने के ऊपर आक्रमण करता है और राजपूताने के नागौर वाले एरिया को जीत लेता है और नागौर में अपना कब्जा कर लिया। नागौर पे कब्जा कर लिया। नागौर पे कब्जा करने के बाद उसका ध्यान अजमेर पे था कि कैसे भी करके अजमेर जीत लें। अजमेर पे आक्रमण करना चाहा। अजय राज को उनके सामंतों ने कहा कि महाराज, तुर्किस्तान वाला जो बहलीम है उसने तो अपना नागौर जीत लिया है, और नागौर अपने से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अजमेर और नागौर की सीमा तो पास पास है। तो कल कोई हम पे भी आक्रमण करेगा तो अर्णोराज ने कहा कि इनको पास आने दो, इनको पास आने दो, अगर ये सेना लेकर अपनी ओर आए तो इनको आने दो। तो कहते हैं कि बहलीम जो तुर्क था एक, वो सेना लेकर के मारवाड़ के एरिया में आ जाता है। मारवाड़ मतलब जोधपुर के एरिया के साइड में, जो अजमेर से जो सीमा लगती है पाली वाली या जोधपुर वाली, उस साइड में आ जाता है। तो अर्णोराज अपनी सेना लेकर उनका सामना करते हैं। तो कहते हैं कि बहलीम की सेना से एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको काट दिया, सबको मार दिया। लहू लुहान रक्त नीति चली वहां पे, यानी एक भी जीवित नहीं बचा। अब इतने जो व्यक्तियों के जो अंग पड़े थे, किसी का हाथ पड़ा था, किसी का पैर पड़ा था, अब इतने शरीर का कौन दाह संस्कार करेगा? कहते हैं कि काफी दिन हो गए, 15-20 दिन बाद जो शव थे वो बदबू देने लग गए। तो सामंतों ने कहा साहब महामारी फैलेगी, तो कोई इलाज करवाया जाए, इनको या तो दफना दिया जाए या फिर इनको यहाँ से निकलवा करके कहाँ बहा दिया जाए। तो कोई भी उस बदबूदार जो शव थे उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं। तो अर्णोराज ने वहाँ पे खड्डा खुदवाया, एक गहरी झील बनवाई और वहाँ पर चंद्रा नदी का जल रोका गया। किसका? चंद्रा नदी का जल रोका। चंद्रा नदी का जल रोक करके अर्णोराज ने एक झील बनवा दी जिसका नाम था आना सागर झील। क्या नाम पड़ा? आना सागर झील। अब आना सागर झील नाम इसलिए पड़ा कि अर्णोराज का बचपन का नाम अन्ना जी था। तो 1135 में अर्णोराज ने चंद्रा नदी का जल रोक करके एक झील बनवाई, जिस झील का नाम आना सागर झील है। कहते हैं कि इस आना सागर झील के बाद जो एक नदी निकली वो नदी लूनी कहलाई। किंवदंतियों के आधार पे, प्राचीन किंवदंतियों के आधार पे कहा कि लूनी नदी का उद्गम ऐसे ही हुआ होगा। तो लूनी नदी निकली और वो सब पानी के साथ बहकर चले गए, ऐसी मान्यताएं हैं। परंतु एनसीईआरटी बुक इसमें क्या कहती है और अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक क्या कहती है? अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये उल्लेख, ये जो तिथि है ये 1135,
यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार तो 1135 है, पर अपने जो स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक चलती है उसमें 1137 है। अब आप ये कहोगे कि सर ये दोनों तिथि आ गई, 1135 भी आ गई और 1137 भी आ गई, तो ये पर्सन डिलीट करने योग्य है और ये पर्सन डिलीट ही होगा। या तो 1135 आएगा या 1137 आएगा। अगर 1135 और 37 दोनों आ रहे हैं तो पर्सन में कोई भी ऑप्शन लगाइए, उत्तर सही होंगे। अगर उस समय पहले वरीयता एनसीईआरटी को दी जाती तो 1137 मान लिया जाएगा, परंतु अगर दोबारा रीट लगवा करके उस उत्तर में 1135 भी मान लिया जाएगा। तीसरा इसका समाधान होगा कि पर्सन ही फिर हटा दिया जाएगा, पेपर से डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा एग्जाम में 1-2 बार हो भी चुका है। तो अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण 1135, हिंदी ग्रंथ अकादमी में 1135 है, एनसीईआरटी इसको 1137 बताते। इसी आना सागर झील के किनारे बापूगढ़ी है, जो बालाजी का एक मंदिर है, बजरंगगढ़ी, बापूगढ़ी या फिर बजरंगगढ़ी, बापूगढ़ी या फिर बजरंगगढ़ी। बापूगढ़ी बजरंगगढ़ी बालाजी का मंदिर है, अर्णोराज की आना सागर झील के किनारे बना है और इसको बप्पा जी सिंधिया ने बनवाया। इसी आना सागर झील के किनारे शाही बाग है, दौलत बाग है, सुभाष पार्क है। वर्तमान में जिसको सुभाष पार्क कहते हैं, इसका पहले नाम क्या था? शाही बाग या फिर दौलत बाग, क्योंकि ये जहांगीर के द्वारा निर्मित था, जहांगीर ने इसको बनवाया था और इसका नाम क्या पड़ा था उस समय? शाही बाग या दौलत बाग पड़ा था, शाही बाग या दौलत बाग। कहते हैं कि एक बार नूरजहां यानी मेरुनिशा जब रूठ कर आ जाती है, अब यानी जहांगीर से जब रूठ करके दिल्ली से अपने अजमेर आई, तो अजमेर आने के बाद माँ बेटी दोनों की दोनों अजमेर रही और जिस महल में रही वो महल कहलाया रूठी रानी का महल। पर इस स्थान पे जो ये आप शाही बाग दौलत बाग की बात कर रहे हो, इसके अंदर पुष्कर ये गुलाब की खेती होती है। अब गुलाब के फूलों से असमत बेगम ने इत्र बनाया। अब नूरसना नूर जाने कहा होगा कि मम्मा थोड़ा सा मेरे लिए भी सेंट वर्ड बोल टिंगरी भूत में लाग जाएगी और कह पूरा तू श्रृंगार करेगी, जहांगीर तो बैठे हो खड़े अजमेर हैं और बोले कि मेरे तो क्या बुढ़ी सारी को मेरे तो क्या बिगड़े है, मेरे तो भूतनी बात नहीं, अगर तोड़ भी लियो तो क्या बिगड़े। तो इत्र का प्रयोग सबसे पहले किया है असमत बेगम ने और मारवाड़ में इत्र का प्रयोग सबसे पहले किया है गुलाब राय, जिसे नूरजहां का नमूना भी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? नूरजहां का नमूना। यानी मारवाड़ में गुलाब राय ने इत्र का सबसे पहले प्रयोग किया, पर राजपुताने में इत्र का सबसे पहले अगर प्रयोग किया है तो वो कौन थी? असमत बेगम। कौन थी? असमत बेगम, जो नूरजहां अर्थात मेरुनिशा की अम्मी जान थी। मम्मी नहीं थी, अम्मी जान थी। अब्बू जान तो गए, अम्मी जान बची हुई थी। और इसके जो हस्बैंड थे नूरजहां का, अब देखो नूरजहां जो गियास बेगम फारस के रहने वाले और फारस की जो राजकुमारियां हुई हैं वो बड़ी सुंदर हुई हैं भाई। फारस की राजकुमारियां क्या थी? सुंदर, विदेशी थी, विदेशी थी भाई। अब ये फारस की गियास बेगम की पुत्री है। 17 साल की आयु में, इसकी छोटी सी उम्र में इसका विवाह अली कुली के साथ हुआ और यही अली कुली जहांगीर की सेना में एक सेनापति थे। और कहते हैं कि अली कुली खां की बाद में मृत्यु हो जाती है और मीना बाजार के अंदर से जहांगीर पहली बार मेरुनिशा को देखता है तो दिल दे बैठा और उसका हो गया। और फिर मेरुनिशा से प्रपोज कर दिया, मुझसे निकाह करोगी? कहा कि बस मैं तो तैयार ही हूँ। बोलो कब पढ़ना है? बोलो अभी पढ़ें। बोलो देर किस बात की, जल्दी करें, है ना। और मेरुनिशा का नाम बदल कर क्या रखा फिर? नूरजहां। अब नूरजहां जहांगीर ने अपने ही नाम पे रखा, क्योंकि जहांगीर का मूल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है। नूरुद्दीन से लिया नूर और जहांगीर से लिया जहां और बना दिया नूरजहां। क्या बात है, गजब बंदा रहा है ना। और प्यक्कड़ एक नंबर तो था ना, बताओ। जहांगीर एक नंबर प्यक्कड़ आदमी हो, शराबी था। यानी मुगल वंश में सबसे ज्यादा अगर कोई शराबी रहे तो जहांगीर ही रहे, है ना। बस नशे में ही रहता था, खुद तो लड़ाई गए ही नहीं कभी भी। सेनापतियों को भेजा, बोल पूछ पाट गया, आ गया, बोल ठीक है जो पड़े जो आ जाओ। जहांगीर शराबी आदमी रहे। क्या रहे? शराबी। वो सुना ना, अनारकली डिस्को चली,
वो अनारकली भी जहांगीर की है, क्योंकि जहांगीर नशे में किसी को दिल दे दिया करता था ही नहीं बेचारे का काबू, नशे में रहता था, इसका दिल भी नशे में रहता था। कभी नूरजहां को दे दिया तो कभी अनारकली को दे दिया, ऐसा ही रहा जहांगीर। तो इसके बाद जो बात आती है वो विशेष है। कहते हैं कि 10 जनवरी 1616 को एक अंग्रेज जिसका नाम सर टॉमस रो है, सर टॉमस रो अपने राजपुताने में आते हैं और इस राजपुताने में आना सागर झील के किनारे जहांगीर से उसकी मुलाकात होती है। तो सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से कहाँ हुई? तो 10 जनवरी 1616 को आना सागर झील के किनारे। अब बात है कि यार झील का नाम नहीं आया तो, है ना, झील का नाम नहीं आया तो अजमेर में हुई। अब अजमेर का नाम नहीं आया तो किसी दुर्ग का नाम आ जाएगा भाई। झील का नाम आया तो आना सागर झील, स्थान का नाम है तो अजमेर, पर बाद में श्याम के जो खानो दानो हो वो हो अजमेरू दुर्ग, नहीं सॉरी मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग, वहां पे इनका खाना वाना होता है। अब यहां पे अगली बात कर लेते हैं बारादरी। बारादरी अजमेरू आना सागर झील के किनारे उसी शाही बाग के अंदर, शाही बाग, दौलत खाना, सुभाष पार्क जो जहांगीर ने बनवाया था, उसी के अंदर बारादरी 5 कलात्मक संगमरमर की दीवारें बनी हैं और इन 5 कलात्मक संगमरमर का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। यानी मैं आपको इस आना सागर झील के किनारे विशेष क्या क्या वो बता रहा हूं। इसके बाद वरा मंदिर, वरा मंदिर आदिदेव का यानी विष्णु का है। किसका मंदिर है? विष्णु का। तो वरा मंदिर पुष्कर अजमेर में अर्णोराज ने बनवा दिया और इस मंदिर में मूर्ति लगवा दी। जहांगीर आए और अर्णोराज के द्वारा जो विष्णु की जो मूर्ति लगी थी उसको उठवा करके अरब सागर में फेंकवा दिया। अब राजपुताने के अंदर 2 वरा मंदिर है, एक आहड़ उदयपुर में है और एक है अपना अजमेर में है। आहड़ उदयपुर में बनवाया था वो अलहट ने बनवाया था। किसने? अलहट ने, जिसने हूण राजकुमारी हरिया से विवाह किया था। राजपुताने का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह अलहट ने किया था, जिसकी राजधानी आहड़ रही है, जिसकी राजधानी आहड़ रही थी। आहड़ में उन्होंने वरा मंदिर बनवाया था। आहड़ में क्या बनवाया था? वरा मंदिर। और नौकरशाही का जनक भी अलहट है और जिसकी राजधानी आहड़ रही है। तो वरा मंदिर कहाँ कहाँ बताया मैंने? एक पुष्कर अजमेर में बताया और एक आहड़ उदयपुर में। और आहड़ में ही महासत्य है और आहड़ में ही आपको पता है आहड़ सभ्यता है, बेड़ज नदी के किनारे, जिसको बनास संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है, ग्रामीण संस्कृति का नाम भी दिया जाता है। थोड़ा याद आया, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात है, पृथ्वीराज विजय क्या कहता है। पृथ्वीराज विजय में ज्ञानक लिखते हैं, पृथ्वीराज विजय किसकी करती है? ज्ञानक की। पृथ्वीराज विजय में ज्ञानक लिखते हैं कि वर्तमान मंदिरों के निर्माण का श्रेय अर्णोराज को जाता है। वर्तमान मंदिरों के निर्माण का श्रेय अर्णोराज को जाता है। यदि अर्णोराज तुर्कों को नहीं हराते तो मंदिरों का नामो निशान मिट गया होता। यानी वर्तमान राजपूताने के अंदर मंदिर बनाने का जो श्रेय जाता है वो अर्णोराज। स्वयं अपनी कलम से ज्ञानक लिखते हैं कि अर्णोराज अगर तुर्कों को नहीं हराते या तुर्कों को यहां से नहीं भगाते तो यहाँ पे मंदिरों का नाम निशान नहीं होता। कहते हैं कि 1155 ईस्वी को अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगपति देव या जगदेव ने कर दी और चौहान वंश का पितृहंता कहलाया जगपति या जगदेव। कौन है? जगपति या जगदेव। अब आगे के कालक्रम में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि अर्णोराज के बाद इनमें कौन कौन से राजाओं का कालक्रम रहा, कौन कौन राजा बने। तो अर्णोराज के 2 रानियां हैं, एक का नाम सुधवा है और एक का नाम कांचन है। ये आपको पता है कि गुजरात के जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी और ये अपने मारोट की थी, जोया, मारोट की जोया राजकुमार थी। और मारोट जो गांव है वो नागौर के इर्द गिर्द का एरिया है। अब मारवाड़ की एक सुधवा जोया थी, उस सुधवा जोया के 3 संतान थी, 3 बेटे थे, जगपति देव, विग्रहराज चतुर्थ और देवदत्त।
इसके बाद कंचन देवी का जो बेटा हुआ है वो है सोमेश्वर। सोमेश्वर किसका बेटा है? कंचन देवी का। अर्णोराज के बाद जो पहला राजा बना, मैं पूरा कालक्रम ही बता दूंगा कि अजमेर के आगे क्या क्या पढ़ना है अपने को। अर्णोराज का बाद जो राजा बना उनका बेटा जगपति देव बना अपने पिता की हत्या करके, और चौहानों का पितरी अंता कहलाए। इनका शासनकाल 1155 से लेकर 1158 3 साल तक रहा, और एक दिन आकाशीय बिजली पड़ी और जगपति की मृत्यु होगी। इसकी रानी ने भी इसको नहीं पहचाना। किसने? जगपति देव को। अब जगपति के बाद उनका बेटा राजा बना, नहीं सॉरी विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। जगपति के बाद उनका भाई राजा बनता है, वो है विग्रहराज चतुर्थ। 1158 से लेकर 1163। अब आपको यहां पे कालक्रम बताता हूं, ध्यान से सुनिए, आगे कालक्रम में दिक्कतें आएगी आपको। अर्णोराज का शासनकाल बहुत से इतिहासकार 1133 से 1150 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1150, ठीक है। और जगपति देव का कालक्रम 1150 से 1153 मानते हैं, और इसका 1153 से 1163 मानते हैं। पर वर्तमान में जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है वो कालक्रम बता रहा हूं, पर यहां पे एनसीईआरटी के कालक्रम में आगे आप देखोगे तो विग्रहराज चतुर्थ 1153 में संस्कृत पाठशाला बनवाएंगे, तो इसका मतलब शासनकाल 1153 था। पहले के इतिहास कालक्रम में जब हम पढ़ाते थे तो 1153 ही भी बताते थे, पर कालक्रम मत रखे याद, क्योंकि इनके कालक्रम को कभी नहीं पूछेंगे। कालक्रम आपको पृथ्वीराज चौहान का याद रखेगा, 1177 से 1192। फिर भी अब पहले के कालक्रम को बता रहा, अब सब किताबों में दिया वो बता रहा हूं। 1150 से 1153 जगपति रहता है, और 53 से 63 तक विग्रहराज चतुर्थ रहता। कहते हैं कि देवदत्त राजा बनता उस समय, देवदत्त राजा बना। उधर इस जगपति का जो बेटा था जिसका नाम पृथ्वीराज द्वितीय है, पृथ्वीराज द्वितीय, अब पृथ्वीराज द्वितीय राजा बन गया। उधर कुछ सामंतों को ले लिया और खुद राजा बन गया, जगपति को वहां से हटा दिया, और राजा कौन बन गया फिर? पृथ्वीराज द्वितीय। अब 1163 से लेकर 1169 तक, 1163 से 1169 तक जो राजा बना वो पृथ्वीराज द्वितीय बना। आगे इनका भी थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे अपन। अब विग्रहराज के जो पुत्र रहे हैं, इस विग्रहराज चतुर्थ के जो बेटे रहे हैं, वो एक तो अपरांगे था, और दूसरा अपरांगे वो एक नागार्जुन है। अपरांगे और नागार्जुन, अपरांगे और नागार्जुन दोनों ही विग्रहराज चतुर्थ के बेटे हैं। अब जैसे ही पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु होती है, वहां पे अपरांगे राजा बन जाते हैं कुछ क्षण के लिए, पर अपरांगे को वहां पर हटा करके राजा घोषित कर दिया जाता है सोमेश्वर को। अब ध्यान से देखिए, क्या ये भाई भाई हैं सारे? ये सारे भाई भाई हैं, ये भाई भाई हैं, और ये सभी आपस में भाई भाई, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय रिश्ते में भाई है। मुस्सी का है तो ये दूसरी मुस्सी का है। अरिराज और उधर अपरांगे और नागार्जुन, ये भी भाई है रिश्ते में, क्या है? भाई। तो पृथ्वीराज द्वितीय के बाद कुछ क्षण के लिए राजा तो मूलतः कौन बना है? आपको पूछ भी ले कि अर्णोराज के बाद राजा कौन बना? जगपति। जगपति के बाद विग्रहराज, विग्रहराज के बाद पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद राजा बना पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जो अजमेर का अंतिम शासक हो गए, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक इनका शासनकाल रहेगा। तो कालक्रम में याद रखना है कि अर्णोराज के बाद जगपति बनता है, जगपति के बाद विग्रहराज, विग्रहराज के बाद पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, यानी ये एक ही अर्णोराज की संतान है सारे के सारे, और ये इनका पोता है अर्णोराज का इल्ला। याद रहेगी बातें बस।